आपको कराची लिए चलते हैं, जहां पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौला बख्श चांडियो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इंसाफ देने के हवाले से दोहरा मयार खत्म किया जाए। एक सूबे के रहनुमा को तमाम तर गलतियों करने के बावजूद उनको आंखों पे बिठाया जाए और एक सूबे के रहनुमा को, अवामी नुमाइंदे को, स्पीकर को इस अंदाज से हमारे वजीर आला, क्या सिंध के वजीर आला पाकिस्तान के सूबे के वजीर आला नहीं, उनकी किसी हुज्जत को नहीं माना जाता, उनकी किसी मुतालबे पे तवज्जो नहीं दी जाती। वो पुकारते रहते हैं। वज़ीर आला का पुकारना ऐसा आम पुकारना नहीं है। आपको सिंध की चीखें सुनने में मज़ा आता है, लेकिन सिंध की चीखें पाकिस्तान की चीख है। सिंध के लोग चीख चीख कर आपको कह रहे हैं कि पाकिस्तान सिंध की चीखों पर तवज्जो दे, सिंध के साथ होने वाली ज़्यादतियों का अजाला करें। ये फैसले, ये पॉलिसी हमें कबूल नहीं है। हाँ, हुकूमत है, जितना अरसा चला सकते हैं चलाएं, लेकिन फिर आपको इन राहों में आना होगा जहां आवाम के सामने जवाबदेह होंगे। मैं सोनामी को नहीं मानता, लेकिन अब लगता है आपकी बात सोनामी वाली दुरुस्त है। आपके फैसले ऐसे हैं कि आपके खिलाफ सोनामी आने वाली है और मेरी आंखें भी देखेंगी। इस मुल्क में अवामी सोनामी उठेगा जो आपको गर्क कर देगा, आपकी सियासत को गर्क कर देगा। बस मैं इस असेंबली के साथ, इस बिल्डिंग के साथ, इस पहली कानून साज से बिल्डिंग के साथ यकजहती का इजहार करने आया था, ताकि मैं इनको भी कहूँ कि मुझे अफसोस तो बड़ा है कि आपके तकद्दुस को आए दिन पामाल किया जाता है, लेकिन पुरुमीद हूँ। मैं मायूस सियासी कारकुन नहीं हूँ। मैं समझता हूँ इस मुल्क में बेहतरी ज़रूर आएगी। ये हमारी जदोजहद रंग लाएगी। ये हमारे कायद बेनज़ीर साहबा के भुट्टो साहब की कुर्बानियाँ भी रंग लाएगी। ये हमारे लीडरों के जेल जाना भी रंग लाएगा। ये हमारे मुंतखब नुमाइंदों की तौहीन होना भी रंग लाएगी और इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत बिलाशुबा कायम होगी जो सूबों के हुकूक का ख्याल करेगी। सर, ये बता दें कि इससे पहले भी सिंध की चीखें निकलती रही हैं। 18वीं आईनी तरमीम के बाद, सूबाई खुद मुख्तारी मिलने के बाद भी सिंध के जो है ना वो गले पर पैर रख दिया गया है और वो चीख रहा है। ये चीखें कब खत्म होंगी, क्या तरीका अपनाएगा? ये इनको नजर नहीं आ रहा है। ये सिंध के गले पे चीख लात नहीं रखी इन्होंने, ये पाकिस्तान के गले पे इन्होंने पैर रखा हुआ है। सिंध पाकिस्तान की दिल है। एक सूबा भी मुतमिन नहीं होगा, मुल्क कैसे चलेगा? सिंध कोई आम सूबा तो नहीं है। सिंध दौलत से माला माल है। सिंध बाशऊर सूबा, सिंध पाकिस्तान परस्त सूबा, जहाँ कभी पाकिस्तान के दुश्मनों को कामयाबी नहीं हुई। आप इस सूबे को वहाँ क्यों धकेल रहे हैं जहाँ पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है? ये सिंध की बदनसीबी नहीं है, ये इन हुक्मरानों की बदनसीबी है। इसका मैं इतना ही जवाब। चांडियो साहब, ये बताइएगा कि जो जिस तरह सियासतदानों को गिरफ्तार किया जा रहा है और जिस तरह आपने बताया, तो ये रास्ता किस तरफ जाता है? यकीनी तौर पर मैं कह चुका हूँ, ये अभी 1 महीना 2 महीना ये मामला रहेगा। आप देखना, ये मुसाविर हुकूमत बन जाएगी, किस वक्त भी पूरी हो जाएगी, आप देख लेंगे। ऐसे कैसे मुमकिन है कि लोग बेचैन हो और हुकूमत चले? खींचने घसीटने को तो हो सकता है, और मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, इनके वज़रा परेशान हैं। मैंने उनसे सुना है, वो बड़े परेशान हैं। हुकूमत चल क्यों नहीं रही? हुकूमत की तारीफ क्यों नहीं हो रही? एक शोबा ज़िंदगी का बताएं जहाँ हुकूमत की कारकर्दगी की तारीफ हो रही है। मैं जानता हूँ, मेरा ईमान है, ये बेचैनी पैदा ही इसलिए की गई है ताकि लोगों के अपने मसाइल से तवज्जो हट जाए। अच्छी कोई बात करते हैं, सवाए लड़ाई के कोई बात नहीं। 2 दिन सुकून से गुजरते हैं, तीसरे दिन ऐसा बयान देते हैं जिसके जवाब में सवाल लड़ाई के और तलखी के कुछ नहीं। भाव ये बता दें, ये जो सूरत पैदा हुई है, आप क्या समझते हैं? महकमा ज़राअत का भी इसमें कोई हाथ है कि गिरफ्तारियाँ वगैरह? महकमा ज़राअत क्या है यार? क्या है भाई महकमा ज़राअत? इस्माइल राव के पास क्या है महकमा ज़राअत? खिलाई मखलूक क्या पुराने दोस्त खिलाई मखलूक। अब देखिए, मैं आपको बताऊं, दुनिया में तो कहते जिन्नात चल रहे हैं, पर दुनिया अपने कानून के मुताबिक चलती है। मैंने खिलाई मखलूक को देखा है। खिलाई मखलूक का अपना किरदार है, लेकिन सबसे बड़ा किरदार अल्लाह का है, उसके बाद अवाम का है। मुशर्रफ ने ऐलान किया कि बेनज़ीर और नवाज शरीफ नहीं आएंगे, वो दोनों आए। दोनों ने हुकूमतें देखी। एक फैसला खिलाई मखलूक का होता है, एक फैसला अल्लाह और मखलूक का होता है।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं कि जब एहतसाब किया जाता है तो इनको जमहूरियत खतरे में नजर आती है, वाकई ऐसा जरूर हम समझते हैं एहतसाब के बगैर कोई मुआशरा तरक्की नहीं कर सकेगा, एहतसाब के बगैर जमहूरियत मुस्तहकम नहीं हो सकती। लेकिन एहतसाब हो, इंतकाम नहीं। एहतसाब के नाम में इंतकाम होगा तो कोई जमहूरियत नहीं चल सकेगी, कोई हुकूमत नहीं चल सकेगी। ये बताइएगा कल इस्लामाबाद में और पीपल्स पार्टी का इजलास हुआ है किए या तरीके इंसाफ किए, क्योंकि जिस तरह से कल हाल देखा गया है तो क्या बहुत सारों की है, अब पीटीआई की नहीं है, बहुत सारों की है, पीटीआई की नहीं। ये बताएगा मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का कल इस्लामाबाद में इजलास हुआ है और फैसला किया गया है, टफ टाइम किया जाएगा हुकूमत को, क्या लाएअमल तय किया गया? दोनों, मुझे लाएअमल का पता नहीं, लेकिन दोनों पार्टियों ने ये तो कमाल कर दिया। बिलावल साहब ने कमाल कर दिया। ऐसा कभी नहीं हुआ, पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि बिलावल साहब ने कहा इमरान खान साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। ये तो बदनसीबी है, इतनी बड़ी बात के बाद भी आपका तरीक़ेकार ये हो, आपका एक वजीर उनको गालियां देता रहे, आपके दूसरे वज़ीर सारे मुल्क के सियासी पार्टियों गालियां देते रहे, और आप मजाक बनाते रहो, बनते भी रहो। जो दूसरे किसी की मजाक उड़ाता है ना, वो खुद भी मजाक बन जाता है। मेरे ख्याल में दोनों जमायतों ने बड़ी आफत दी इस हुकूमत को। साहब ये कह रहे हैं कि ऐसे हालात हो रहे हैं कि बांग्लादेश जैसे जिस वक्त बना था उस वक्त की सूरत हाल है, ऐसा हम होने नहीं देंगे। कौन ले जा रहे हैं, बांग्लादेश किस तरह बनेगा, उसका क्या? मुझे मेरे ख्याल में अल्लाह न करे, हम तो सोच भी नहीं सकते, क्योंकि पाकिस्तान की सलामती और जमहूरियत के लिए हम ही कुर्बानियाँ देते हैं, हमारी पार्टी, तो हम तो ऐसा सोच भी नहीं सकते। और जो करेगा हम उसके मद्देमुकाबिल होंगे, लेकिन ये भी खौफ पैदा करके अपने मकासद इस्तेमाल। अच्छा, ये आगा साहब से इस्तीफे का मुतालबा भी किया गया, पीटीआई के यहाँ पर जो है पार्लियामानी लीडर, और जीडीए कहाँ खड़ी है, वो भी इस्तीफे का मुतालबा कर रही है। जीडीए तो पता नहीं क्या है, मुझे पता नहीं है। जीडीए में एक ही काबिल जिक्र रहनुमा और एक ही पार्टी है, मैं उसका अक्सर जिक्र करता हूँ। सवाल पीर साहब पगारों के जीडीए में है क्या? चिराग लेकर ढूंढो, जीडीए में कुछ लगेगा नहीं। बाकी असल पीटीआई का, पीटीआई किस्मत से यहाँ के नुमाइंदे बन गए हैं। जब वक्त बदलेगा, चीज़ हो जहाँ वो महसूस करते हैं कि उनको हेल्प की ज़रूरत है या किसी असिस्टेंस की ज़रूरत है, तो वो अपना जो एक ताल्लुक़ है या अपनी कम्युनिकेशन है वो हम तक भी रसाई कर सकते हैं। तो इसमें इंशाल्लाह हम तकरीबन आने वाले ये जो एक हफ़्ता है और 10 दिन है, इसमें इन सब चीज़ों के लिए हाई अलर्ट है, क्योंकि ये मानसून का जो एक मानसून तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये जो इस मौसम में ख़ासकर अमूमन सर्दियों में ये जो बारिशों का सिलसिला अनप्रेसिडेंटेड है। अमूमन मानसून में ये सारी चीज़ें ज़्यादातर फेस होती हैं, लेकिन इस मौसम में भी हमने थोड़ा बहुत इस सिलसिले को देखा है, तो इंशाल्लाह इस पे भी थोड़ा बहुत काम आगे होगा। गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने सदर्न कमांड के साथ और जो हमारी अपनी फैसिलिटी ऑफ हेलीकॉप्टर है उनको भी हमने स्टैंड बाय भी रखा हुआ है, और कुछ एरियाज़ में हम उनको आज या कल भेज भी रहे हैं जहाँ पे वो रेस्क्यू एक्टिविटीज़ में शामिल होंगे। और एक्सेस जहाँ पे आज तक अगर कुछ इलाकों में ऐसा नहीं है, चूँकि इनिशियल फ्लडिंग का टाइम था, तो इनिशियल फ्लडिंग में वैसे भी एक्सेस एक प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन जूँ तकरीबन टाइम गुजरता जा रहा है, हमने देखा कि अब वो एक्सेस एरियाज़ जो पहले एक्सेस नहीं हो सकते थे, अब वहाँ एक्सेस भी है, रोड भी क्लियर हुए हैं, कुछ रोडों के डैमेजेस भी कहीं ना कहीं हुए हैं, कोई अप्रोच रोड्स का भी नुकसानात हुआ है। तो इन सब चीज़ों के लिए द गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान इनको एक फ़ोकस में भी रखा हुआ है, और इंशाल्लाह इस पर हम मज़ीद भी चीज़ों को हाईलाइट में भी रखते हुए इन पे काम इंशाल्लाह आप अगले कुछ दिनों में भी इंशाल्लाह देखेंगे। देखिए, ये तो आप ये कह सकते हैं, असल में जो इनिशियल जो डेथ के हवाले से वो अभी तक 2 हुई हैं, जो कि लसबेला में है। बाकी जैसे आपको पता है ये कल सिलसिला स्टार्ट हुआ है, तो इनिशियल एक दिन में तो आप असेसमेंट ये नहीं कर सकते कि कितना एरिया डैमेज हुआ है, कितनी फैमिलीज़ अफेक्टेड हुई हैं, लेकिन ये सिलसिला ऑफ असेसमेंट साथ साथ भी चल रहा है। चूँ एक्सेस कुछ एरियाज़ में मिलता जाएगा, वहाँ क्लैरिटी और ये डेटा हर आवरली बेसिस पे अपडेट इंशाल्लाह होगा। डिप्टी कमिश्नर्स भी हमें बताएंगे बाकायदा लैंड क्या अफेक्ट हुआ है,
एरियाज़ कौन से अफेक्ट हुए हैं, क्योंकि हर एरिया में तकरीबन फ्लडिंग्स नहीं हुई हैं, चंद फोकस एरियाज़ हैं और वही हमने अभी प्रेजेंटेशन में भी बात की थी कि हम हाईलाइट उन एरियाज़ को करेंगे जिन एरियाज़ में एग्जैक्टली इन चीज़ों का कंसंट्रेशन ज़्यादा फ्लडिंग की हुई है। देखिए अभी तो चूँकि एक्सेस का सिर्फ एक ही इशू आया था, वो आवारान तक महदूद था और लसबेला में एक दो एरियाज़ थे जहाँ एक्सेस, लेकिन वो बहुत बड़ा एरिया नहीं है, वो छोटा सा एरिया था, लेकिन पानी वहाँ पिक्यूलर सिचुएशन उस एरिया में ऐसी है कि जहाँ भी जब भी बारिश या फ्लडिंग होती है अमूमन वो कट ऑफ हो जाते हैं। लेकिन आवारान में फिर वो हेली रेस्क्यू जो एक एक्सेस इशू जो आ रहा था उसमें अभी प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ भी एक रोड एक्सेस इंशाल्लाह जल्द साफ़ हो जाएगा, वो खुल भी जाएगा। लेकिन आर्मी की देखें इनिशियली गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का हेलीकॉप्टर एक ही है, वो ऑन स्टैंड बाय भी है और इंशाल्लाह जहाँ ज़रूरत पड़ेगी जाएगी भी। आर्मी के पास इसकी तादाद ज़्यादा है, लेकिन हम उसको नीड बेसिस पे रख रहे हैं, जो नीड बेसिस पे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी और अगर इतनी सीरियसनेस आएगी तो हम इंशाल्लाह उनसे जो भी ज़्यादा तादाद की भी ज़रूरत पड़ेगी हम उनसे लेंगे। कल सदर्न कमांड और बल्कि आज भी सदर्न कमांड के ऑफिस में उनके साथ लाइजो हमारा चल रहा है और वो भी हाई अलर्ट पे इन सब चीज़ों पे हैं। उनके जितने भी 33 डिव खासकर इसको देखता है, 33 डिव भी देख रही है और एफसी भी इस चीज़ को दे रही है। तो मेरे ख्याल टोटल अभी आप इन टर्म्स ऑफ नंबर अगर कहें तो 4 हेलीकॉप्टर स्टैंड बाय पे हैं जो रेस्क्यू ऑपरेशंस को इनिशियली जहां ज़रूरत पड़ सकती है, जहां में नीड बेसिस पे उन कंसर्न डिस्ट्रिक्ट्स की तरफ से रिक्वायरमेंट आएगी, ये विद इन नो टाइम इंशाल्लाह वहाँ होंगे। सर आपने डैम्स की बात की कि डैम्स में पानी भरा है हालिया बारिशों की बारिश, लेकिन अभी भी हमारी कैपेसिटी से कहीं ज़्यादा पानी जो है वो ज़ाया हो जाता है, जो यकीनी तौर पर फिर सैलाब की सूरत हाल पैदा करता है। तो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान जो है वो मुस्तकिल बुनियादों पर या इसको और टेक्निकल करने के लिए, इस पानी को स्टोर करने के लिए क्या कुछ लाया है? देखिए एक तो जब ये 2-3 दिनों से बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ तो इरिगेशन डिपार्टमेंट को और कंसर्न पीएचई डिपार्टमेंट को भी मैंने कहा था कि वो अपनी असेसमेंट्स भी साथ साथ करते रहें। जैसे आपने देखा होगा कि मकरान में कुछ डैम्स ने स्पिल ओवर भी किया है, तो हमें कम से कम ये ज़रूर पता होना चाहिए कि हमारे कौन कौन से एरियाज़ हैं जिनके अंदर ये पोटेंशियल मज़ीद एक्सटेंशन की भी मौजूद है और कहाँ कहाँ वो एरियाज़ हैं जहाँ पे फ्लडिंग का ज़्यादा सिलसिला गया है। बलूचिस्तान के अंदर अमूमन ये तो अल्लाह की बड़ी एक रहमत है और हमें अल्लाह का शुक्र अदा भी करना चाहिए। यकीनी तौर पे फ्लडिंग के कहीं कहीं नुकसानात आते हैं, लेकिन ओवरऑल में बारिशों का सिलसिला मजमूई तौर पे ख़ासकर बलूचिस्तान में हर सतह पे अपने किसी न किसी हवाले से अपने फ़वाइद छोड़ जाता है। और ख़ासकर हमने पिछली दफ़ा देखा कि 3 साल से ये जो कहत का सिलसिला बलूचिस्तान में चल रहा था, इसमें एक बहुत बड़ी मास माइग्रेशन हमने देखी, ख़ासकर उन लोगों की जिनकी टोटल लाइफ डिपेंडेंसी 2 चीज़ों पे है, एग्रीकल्चर पे और लाइफ स्टॉक पे। बलूचिस्तान आपको पता है एक बड़ा इसके अंदर कहत का सिलसिला हो और फिर बलूचिस्तान में अपॉर्चुनिटी, इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं है। यहाँ लाइवलीहुड 2 चीज़ों पे है, लाइफ स्टॉक है और एग्रीकल्चर है, और बाकी जो भी एक्टिविटीज़, इकनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो भी इन दोनों से ही रिलेटेड हैं कि लोग यहाँ से कमाते हैं तो कहीं एक और एक्टिविटी पे ख़र्च करते हैं। तो हमारे लिए तो ये तो बारान रहमत एक बहुत बड़ी चीज़ है, जो लोगों ने इसके लिए बड़ी दुआएँ भी की, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को भी देखना चाहिए। यहाँ जो एक सबसे बड़ी खासियत है जो पूरे पाकिस्तान में कहीं और नहीं है कि बलूचिस्तान में पॉन्डिंग एरिया बहुत बड़ा है, 44% ऑफ पाकिस्तान है, और जब भी यहाँ बारिश होती है तो यहाँ पे हमें स्पेस